स्वतंत्रता के उपरांत भारत खंड 4। भारत का विभाजन, भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे और शरणार्थियों का संकट तथा इनका भारत की राजनीति एवं विदेश नीति पर प्रभाव। भारतीय यूनियन में देशी रियासतों का विलय। एक प्रजातांत्रिक संविधान के माध्यम से एक सामंती एवं औपनिवेशिक समाज को आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित करना। भारत के विशाल भौगोलिक आकार एवं सांस्कृतिक विविधता के बावजूद एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण जो विविधता में एकता का उदाहरण बना। कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, दलित एवं पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। आर्थिक सुधार कार्यक्रम, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल, कृषि सुधार, औद्योगिकरण, पंचवर्षीय योजना। एक प्रगतिशील विदेश नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत का स्थान निर्धारण। भारत का विभाजन, भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे और शरणार्थियों का संकट तथा इनका भारत की राजनीति एवं विदेश नीति पर प्रभाव। नवगठित पाकिस्तान और भारत के बीच जनसंख्या का आदान प्रदान माउंटबेटन योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन भारत एवं पाकिस्तान की सरकारों को अपने अपने अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा देने को स्पष्ट रूप से कहा गया था। परंतु 15 अगस्त 1947 के दिन अचानक दंगे आरंभ हो जाने के कारण जनसंख्या का पलायन शुरू हो गया। पंजाब में ही लगभग 1.40 लाख जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन हुआ। 8 अप्रैल 1950 को भारत एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेहरू लियाकत समझौता हुआ। इस समझौते में अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद पाकिस्तान के दोनों हिस्सों से हिंदू, सिख आदि का आना सतत रूप से जारी रहा। अतः जनसंख्या प्रवास स्वतंत्र भारत की सरकार के समक्ष एक चुनौतीपूर्ण घटना बनकर उपस्थित हुआ। इस घटना के कारण स्वतंत्रता पर काला धब्बा लग गया। विभाजन के दौरान लगभग 10 लाख लोग मरे और लगभग 2 करोड़ लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन हुआ। विभाजन का प्रभाव। संविधान पर प्रभाव। 1. आरंभ में ऐसा सोचा जा रहा था कि भारत में एक संघीय व्यवस्था कायम की जाएगी, परंतु विभाजन ने संविधान निर्माताओं को भयभीत कर दिया। अतः नए संविधान में फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। केंद्रीय सरकार के समानांतर राज्य सरकार की स्थिति बहुत कमजोर कर दी गई, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित कर दी गईं तथा आपातकाल का प्रावधान लाकर केंद्र के हाथ में एक बड़ा हथियार दे दिया गया। 2. भारत में जिस प्रकार दलित वर्ग को विधानमंडल में आरक्षण मिला, पृथक निर्वाचन समाप्त करने के पश्चात भी मुस्लिमों को कोई आरक्षण नहीं मिला। 3. राजभाषा के मुद्दे पर भी उर्दू अथवा हिंदुस्तानी भाषा की स्थिति नीची हो गई। राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को मान्यता मिली, उर्दू की दावेदारी समाप्त हो गई। पहले यह अनुमान किया गया था कि कम से कम संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 14 भाषाओं में उर्दू को भी स्थान मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 4. विभाजन के कारण नागरिकता का मुद्दा भी उलझ गया तथा ये बहुत लंबा खींच गया। अंततः संविधान सभा इस पर निर्णय नहीं ले सकी और उसने यह मुद्दा भारत की नई संसद पर छोड़ दिया। अंत में 1955 में संसद में इस पर कानून बनाया गया। भारत की घरेलू नीति पर प्रभाव। दंगे और विभाजन की स्मृति ने भारतीय राजनीति में विभाजन का स्थायी बीज बो दिया। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच पारस्परिक अविश्वास बना रहा।
अतः अल्पसंख्यक समूहों को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करना कठिन हो गया। फिर यह मनस्य समय समय पर दंगों के रूप में भी प्रकट होता रहा, इसलिए अल्पसंख्यकों का मुद्दा भारतीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बना रहा। भारत की विदेश नीति तथा दक्षिण एशिया की राजनीति पर प्रभाव। 1. शरणार्थियों की समस्या। भारत की पूर्वी सीमा पर चकमा शरणार्थी तथा रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या विभाजन की स्थायी देन है। 2. दक्षिण एशिया में 3 विभिन्न राष्ट्रों का गठन तथा उनके बीच तनाव। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 राष्ट्र बन गए तथा इनके बीच भौगोलिक सीमा रेखा का निर्धारण आज भी चुनौती बनी हुई है। 3. विभाजन की एक प्रमुख देन है परमाणु हथियारों की होड़ तथा आतंकवाद की समस्या। पाकिस्तान ने भारत से सामरिक समानता हासिल करने के लिए परमाणु हथियारों से लेकर आतंकवाद सभी का सहारा लिया। यह आतंकवाद केवल दक्षिण एशिया के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए खतरा बन गया है। 4. विश्व के अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संगठन यथा आसियान, सेलाक, लैटिन अमेरिका में आदि निरंतर प्रगति कर रहे हैं, परंतु सार्क का विकास अवरुद्ध हो गया और इसका कारण है भारत पाकिस्तान का तनाव। भारतीय यूनियन में देशी रियासतों का विलय। ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा विस्तार के क्रम में भारत के लगभग 3/5 भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था, जबकि 2/5 भाग उनके क्षेत्र से बाहर रहा और वहां देशी शासक शासन करते रहे। हालांकि 1857 के पश्चात भी ब्रिटिश ने भारत में अप्रत्यक्ष रूप में ब्रिटिश विस्तार की नीति जारी रखी और इन राज्यों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अतः जब भारत से ब्रिटिश के जाने का समय आया, तो इन राज्यों के भविष्य का प्रश्न भी उपस्थित हुआ। माउंटबेटन योजना में देशी रियासतों के लिए ये प्रावधान था कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन होंगे तथा देशी रियासतों को अपना विलय इन्हीं में से किसी एक डोमिनियन के साथ करना होगा। किस डोमिनियन के साथ वे विलय करेंगे, यह उनकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगी। देशी रियासतों की प्रजा में राष्ट्रीय जागृति का विकास। ब्रिटिश दबावों तथा देशी नरेशों की शत्रुतापूर्ण कार्यवाही के बावजूद देशी रियासतों की प्रजा भी आधुनिक विचारधारा तथा राष्ट्रवाद की भावना से अप्रभावी नहीं रह सकी। इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। 1. असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन ने देशी रियासतों के आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया था, क्योंकि इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप जहां एक तरफ अनेक रियासतों में राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने रियासतों के संबंध में अग्रगामी नीतियां अपनाना स्वीकार कर लिया। 2. 1935 के भारत शासन अधिनियम ने भी उन्हें आकर्षित किया, क्योंकि उसमें देशी रियासतों को मिलाकर संघ बनाने की बात कही गई थी। 3. 1937 में प्रांतीय सरकारों के गठन ने भी देशी रियासतों की प्रजा की आकांक्षा को जगाया तथा अनेक राज्यों में आंदोलन शुरू हो गया। ALNA 6. 4. 1940 के दशक में क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा का गठन आदि ने देशी रियासतों की प्रजा को स्वतंत्रता की ओर आकर्षित किया। देशी रियासतों के आंदोलन के प्रति कांग्रेस का रुख हसीन। आरंभ में कांग्रेस ने अपने आप को देशी रियासतों के आंदोलन से दूर रखा था, लेकिन पहली बार 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसने ये घोषित किया कि देशी रियासतें भारत की अभिन्न अंग हैं। परंतु तब इसने आंदोलन चलाने की बात नहीं की, इसने केवल ये कहा कि अगर देशी रियासतों के लोग अपनी पहल पर आंदोलन चलाना चाहें,
तो हमारी सहानुभूति उनके साथ होगी। अतः अब विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल का गठन होने लगा और फिर 1927 में अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस का गठन बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी तथा जी.आर. अभयंकर के नेतृत्व में हुआ। फिर 1937 में जन कॉन्फ्रेंस ने अनेक राज्यों में आंदोलन आरंभ किया। फिर 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार यह घोषित किया कि अब भविष्य में जो भी आंदोलन होगा वह ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों दोनों में साथ साथ होगा। आगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भी रियासतों की जनता के बारे में कोई प्रावधान न होने पर अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ने प्रजा के द्वारा निर्वाचित सदस्यों को ही संविधान सभा में भाग लेने का अधिकार संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया। उसकी इस मांग का समर्थन कांग्रेस द्वारा भी किया गया। आगे राज्य जन कॉन्फ्रेंस ने भी कांग्रेस में विलय का फैसला किया और कांग्रेस ने उसको मान्यता प्रदान कर दी। देशी रियासतों के विलय में बाधाएं। 1. कुछ देशी रियासतों के शासक ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति के पश्चात स्वतंत्र होने की प्रतीक्षा में थे। वे तात्कालिक राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे। 2. स्वयं ब्रिटिश काउंसिलर अधिकारी के द्वारा देशी शासकों की महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती थी। 3. मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भारतीय शासकों की महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित किया। 18 जून 1947 को दिए गए अपने एक वक्तव्य में जिन्ना ने देशी शासकों के स्वतंत्र रहने के अधिकार को स्वीकार किया था। भारत के साथ देशी रियासतों के विलय को प्रेरित करने वाले कारक। 1. जन आंदोलन का दबाव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने केवल ब्रिटिश भारत पर ही अपना प्रभाव नहीं डाला था, बल्कि देशी रियासतों की जनता को भी आंदोलित कर दिया था। अब स्वयं देशी रियासतों की जनता स्वतंत्र भारत की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उत्साहित थी। 2. भारतीय राज्यों के विलय के मुद्दे पर कांग्रेस का असमझौतावादी रुख। कांग्रेस ने भारतीय शासकों के स्वतंत्र होने के अधिकार को अस्वीकार कर दिया तथा देशी रियासतों को अपनी क्षेत्रीय स्थिति के अनुकूल भारत अथवा पाकिस्तान के साथ अपना विलय करने को कहा। जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषित किया कि अगर देशी रियासतें संविधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगी तो उनके इस कदम को शत्रुतापूर्ण माना जाएगा। 3. सरदार वल्लभभाई पटेल के द्वारा अपनाई गई छड़ी और पुरस्कार की नीति। देशी रियासतों के विलय में वल्लभभाई पटेल तथा उनके सचिव वीपी मेनन की अहम भूमिका रही। पटेल ने इन शासकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ी ही व्यवहारिक रणनीति अपनाई, जिसे छड़ी एवं पुरस्कार की नीति का नाम दिया जा सकता है। पुरस्कार की नीति के तहत देशी रियासतों को समझा, बुझाकर विलय के लिए राजी करने का कार्य किया गया। इस नीति के तहत उन्होंने निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से तात्पर्य है जो संबंध पहले भारतीय राज्यों के ब्रिटिश क्राउन के साथ बने हुए थे, वही संबंध भारतीय राज्यों के नव स्थापित डोमिनियन के साथ बने रहेंगे। पटेल ने इन शासकों से अपील की कि आपको अपने सीमित अधिकार ही त्यागने होंगे। ये अधिकार हैं प्रतिरक्षा, विदेश और संचार। आपके बाकी अधिकार अक्षुण्ण रहेंगे। फिर ये वे अधिकार हैं जिनका उपयोग आपने कभी नहीं किया है। इससे पूर्व इन अधिकारों का उपयोग ब्रिटिश के द्वारा किया जाता रहा था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसके तहत संबंधित राज्य के
शासक के द्वारा भारत सरकार को अपना भूभाग सुपुर्द किया जाना था तथा उस भूभाग पर भारत सरकार की संपूर्ण सत्ता को स्वीकृति देनी थी। इन शासकों के द्वारा न केवल अपनी तरफ से बल्कि अपने भावी उत्तराधिकारियों की तरफ से भी भारत सरकार को संबंधित क्षेत्र पर पूर्ण प्रभुसत्ता की गारंटी दी जानी थी। बदले में भारत सरकार के द्वारा उन्हें एक खास रकम प्रिवी पस के रूप में दी जानी थी। उन्हें अपनी निजी संपत्ति, पैसा, रूपा, आभूषण आदि तथा अपनी उपाधियों को बनाए रखने का भी अधिकार दिया गया। उन्हें अपने उत्तराधिकारी को तय करने की भी पूरी छूट थी। छड़ी अथवा दंड की नीति। दूसरी तरफ वल्लभ भाई पटेल ने इन शासकों पर दबाव भी बनाए रखने का प्रयास किया, अर्थात उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर भारतीय स्वतंत्रता तक आपने अपने राज्यों का विलय नहीं किया तो स्वयं आपको अपनी जनता के आंदोलन का सामना करना होगा तथा फिर भारत सरकार की दृष्टि भी आपके प्रति कठोर हो जाएगी। भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। प्रशासनिक समस्याएं। 1. विलय होने वाले राज्य में शासक की स्थिति क्या होगी? 2. संबंधित राज्य के सैनिकों का क्या होगा? 3. संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा? 4. देशी रियासतों का भौगोलिक आकार पृथक पृथक था तथा वे विकास के विभिन्न स्तर पर थीं। जहां इन देशी रियासतों में हैदराबाद जैसी विशाल रियासत थी, वहीं 70 रियासतों का क्षेत्रफल वर्ग मील से अधिक नहीं था। 5. कुछ देशी रियासतों में पिछड़े क्षेत्र को आरक्षण मिलता था। अतः मुद्दा ये था कि उसकी भारतीय यूनियन में स्थिति क्या होगी। उदाहरण के लिए हैदराबाद में तेलंगाना क्षेत्र। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। उस समय संपूर्ण भारत सांप्रदायिक विभाजन से ग्रस्त रहा था। देशी रियासतें इसका अपवाद नहीं थीं। शासक भी सांप्रदायिक आधार पर बंटे हुए थे। उदाहरण के लिए भोपाल एवं हैदराबाद मुस्लिम समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर था, वहीं बीकानेर तथा पटियाला का झुकाव भारत की ओर था। देशी रियासतों की प्रजा भी विभाजित थी। कहीं शासक मुस्लिम था तो बहुसंख्यक प्रजा हिंदू, जैसे जूनागढ़। हैदराबाद कहीं शासक हिंदू था तो बहुसंख्यक प्रजा मुस्लिम, जैसे कश्मीर। अभ्यास प्रश्न। भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रियाओं में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। 150 शब्द। यूपीएससी 2021। देशी रियासतों का एकीकरण। अधिकांश देशी रियासतों ने 15 अगस्त 1947 तक भारत के साथ अपना विलय स्वीकार कर लिया। आरंभ में हैदराबाद, जूनागढ़, त्रावणकोर, भोपाल और कश्मीर ने इस विलय का विरोध किया, किंतु स्वतंत्रता से पूर्व भोपाल और त्रावणकोर ने भी विलय स्वीकार कर लिया। अब केवल 3 रियासतें शेष रह गई, कश्मीर, जूनागढ़ एवं हैदराबाद। कश्मीर। आरंभ में कश्मीर के शासक हरि सिंह ने विलय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, किंतु जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना के सहयोग से अफगान मुजाहिदीनों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। फिर कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ गया, जिसमें भारत की सेना ने जल्द ही घाटी से कबीलाए आक्रमणकारियों को बाहर खदेड़कर कश्मीर के 2/3 भाग पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया।
कश्मीर समस्या के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, खासकर अमेरिका तथा ब्रिटेन, का रुख शत्रुतापूर्ण रहा। अतः उन्होंने भारत की दावेदारी को नजरअंदाज कर कश्मीर समस्या को भारत पाकिस्तान विवाद का रूप दे दिया। विवश होकर भारत को 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकारना पड़ा। अतः कश्मीर का 2/3 क्षेत्र भारत के कब्जे में तथा 1/3 क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। जूनागढ़ यहाँ का नवाब मुस्लिम तथा बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय करना चाहता था, लेकिन यहाँ जन आंदोलन शुरू होने के कारण वह पाकिस्तान भाग गया। तत्पश्चात उसके प्रधानमंत्री शाहनवाज भुट्टो ने फरवरी 1948 में एक जनमत संग्रह करवाया, जिसके आधार पर जूनागढ़ का विलय भारत के साथ हो गया। हैदराबाद यहाँ के नवाब ने भारत सरकार के साथ 1 वर्ष के लिए यथास्थिति समझौता किया तथा इस काल में उसने प्रजातांत्रिक संस्थाओं का विकास करने का वादा किया, किंतु दूसरी तरफ उसने अपने रज्जाकार सैनिकों के माध्यम से किसानों पर दमन चक्र जारी रखा। अंत में 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई का निर्णय लिया तथा ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया। पौंडीचेरी फ्रांस ने इसे भारत को शांतिपूर्वक 1954 में सौंप दिया। गोवा पर पुर्तगीजों का कब्जा था तथा पुर्तगीज गोवा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। चूंकि पुर्तगाल, अमेरिका तथा ब्रिटेन के साथ शीत युद्ध का सहयोगी रहा था, इसलिए उनकी ओर से भी उसे प्रोत्साहन दिया जा रहा था। अंत में 1961 में भारत सरकार ने अपनी सेना भेज दी तथा गोवा का भारत में विलय कर लिया गया। वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियों का मूल्यांकन। पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, परंतु अगर हम गौर से देखते हैं तो वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियां बिस्मार्क से कहीं अधिक हैं। इसे निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। 1. बिस्मार्क यूरोप में सबसे मजबूत एवं संगठित सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जबकि भारत की सेना असंगठित एवं विभाजित थी। 2. बिस्मार्क को ये कार्य पूरा करने में लगभग 15 वर्ष लगे, परंतु वल्लभ भाई पटेल ने इसे लगभग 15 महीनों में पूरा कर लिया। 3. सबसे बढ़कर भारत की यह क्रांति एक रक्तहीन क्रांति के रूप में सिद्ध हुई। ये कार्य अहिंसक रूप में पूरा किया गया। सोवियत रूस के राष्ट्रपति खुश्चेव ने भी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा था कि आप भारतीय वास्तव में अनोखे हैं। आपने भारतीय शासकों को समाप्त किए बिना भारतीय रियासतों को समाप्त कर दिया।